प्यारे दोस्तों, मीता की दुनिया में आपका स्वागत है। और मैं फिर से उपस्थित हूँ इस YouTube वीडियो में जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को लेकर। और इस YouTube वीडियो में इकोनॉमिक्स के वो सभी क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे जो इस सेट में हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को समझेंगे और इसके उत्तर को भी। कॉपी पेन लेकर आप जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। पहला जो है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका जवाब आपको एक वाक्य में देना है। ये प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मींट बाय कॉमर्शियल बैंक? बहुत आसान सा उत्तर है। चलिए, वाणिज्यिक बैंक क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक वो होता है, वाणिज्यिक बैंक को हम व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं। इस बैंक में हम अपनी मुद्राएं यानी अपना जो अतिरिक्त मुद्राएं हैं उसको हम जमा करते हैं, जिसे बैंक स्वीकार करता है। साथ ही जो ज़रूरतमंद होता है उसको वो ऋण यानी कि उधार देता है। आ गया इस प्रश्न का उत्तर समझने में? तो चलिए एक बार इसका उत्तर हम देख लेते कि क्या है। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो जमाकर्ताओं से धन जमा लेती है तथा लोगों को मुद्रा की जब आवश्यकता होती है तब उन्हें उधार यानी कि ऋण देती है। तो इसका उत्तर हो गया। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण क्या है? और मुझे जहाँ तक पता है इसका उत्तर मैंने इसका जो पिछला वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था। वैश्वीकरण क्या है और इसका उत्तर हमें क्या एक वाक्य में देना है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव वैश्वीकरण कहलाता है। यानी जब कोई एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के किसी भी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ती है, ये जुड़ाव किसके द्वारा होता है? आयात निर्यात के द्वारा, व्यापार के द्वारा। तो ये जुड़ाव ही जो है वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो एक वाक्य में इसका उत्तर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक का है। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि ऋण का क्या इंपॉर्टेंस है, ऋण की क्या भूमिका है एक देश के आर्थिक विकास में। ऋण किस प्रकार जो है वो देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। तो चलिए इसके उत्तर को हम देखें। विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नई व्यवसाय को शुरुआत करने का धन नहीं होता, वे ऋण लेकर के नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वैसे पैसे नहीं होते हैं, उनके पास वैसे मुद्राएं नहीं होती है, जिसके द्वारा, क्योंकि आपको पता है पूंजी की ज़रूरत होती है कोई भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले। तो ऐसे में जब उनको नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं? ऋण लेते हैं और अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में किसान ऋण लेकर कृषि निवेश कर फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, या शहरी क्षेत्र में व्यापारियों या उद्योगपतियों के द्वारा ऋण लेकर अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो छोटे किसान होते हैं या जो सीमांत किसान होते हैं उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो फसलों में आधुनिक किस्म के यंत्रों का या उन्नत किस्म के बीजों का, सिंचाई के जो साधन हैं उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे उनका फसल का उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में अगर वो ऋण लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो उसके द्वारा वो कृषि निवेश कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि भी कर सकते हैं। साथ ही शहरी क्षेत्र में क्या होते हैं कि व्यापारी या उद्योगपति जब ऋण लेते हैं तो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो ये है ऋण के महत्वपूर्ण उपयोगिता। उसके बाद पॉइंट में है कि साधारण व्यक्ति भी ऋण लेकर घर का निर्माण कर सकता है या वाहन खरीदकर उसे व्यवसाय में या अन्य यातायात संबंधी सुविधाओं के लिए प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी कोर्स में प्रवेश के लिए भी शिक्षा ऋण लिया जाता है। तो ऋण के जो है भूमिका एक देश के आर्थिक विकास के लिए, एक व्यक्ति के विकास के लिए ऋण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जो है इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। झटपट इसका उत्तर लिख डालिए।
आगे जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसकी चर्चा यहाँ मैं करती हूँ। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है, टर्म्स ऑफ कंडीशंस जिसको कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, ऋण ऋण जब भी कोई व्यापारिक बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक जब ऋण देता है तो कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। उसी को इसमें लिखा गया है कि ऋण की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या क्या शर्त है। सबसे पहले ऋण लेने वालों को बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उनका कितना जो है मंथली इनकम है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ कागजात जो है वो जमा करने पड़ते हैं, जैसे जमीन के कागजात, बैंकों में जमा पूंजी, वाहन या भवन के कागजात। ऋण के लिए गारंटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस निश्चित अवधि तक जो ऋणदाता है वो अगर बैंकों को अपना वो उधार नहीं लौटा पाए तो ऐसे में गारंटर को जो है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत नहीं है आए, लेकिन फिर भी जो है इसकी आवश्यक शर्तों में क्या है कि ऋण के लिए एक गारंटर का होना आवश्यक है। तो ये था ऋण की शर्तों का उत्तर। चलिए अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5 अंक का है। दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा, इसमें हमें क्या बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब किसी देश में अपना उत्पादन का प्रसार करती है या कोई कारखाने खोलती है तो वो किन बातों को ध्यान में रखे। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि जो एमएनसी यानी जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अधिक से अधिक आय कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और ऐसे में जब वो कहीं पर अपना किसी देश में कारखाने खोलती है या कोई कार्यालय खोलती है, तब वो सबसे पहले वो क्या देखती है, चलिए आइए देखें क्या देखती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन जो है वो मिल सकते हैं। यानी सबसे पहले वो क्या देखती है कि सस्ता श्रम, यानी वो उन श्रमिकों को, कुशल और या अकुशल श्रमिकों को वो रखती है जिसके लिए उन्हें बहुत कम पैसा देना पड़े, कम मजदूरी देना पड़े। क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे मेन मोटिव, उद्देश्य क्या होता है, अधिक लाभ कमाना। तो ऐसे में उनका सारा ध्यान होता है लाभ के लिए सोचना, और ऐसे में वो क्या वैसे संसाधन का यूज़ करती है या उन श्रमिकों को रखती है जो बहुत ही कम मजदूरी पर अवेलेबल हो जाए। साथ ही संसाधन भी ऐसे हो जिन पर बहुत कम खर्चा हो, ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो बाजार के बिल्कुल नज़दीक हो। अभी मैंने बताया क्या कि कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाए। कुशल का क्या मतलब होता है? कुशल मतलब होता है ट्रेंड, यानी जब आप किसी तरह की प्रशिक्षण लेकर के वो कार्य करें। और अकुशल होता है अनट्रेंड, यानी बिना किसी प्रशिक्षण से कार्य करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं मजदूरी का कार्य हो रहा है कहीं पर, तो मजदूरी का ईंट ढोया जाने का कोई कार्य हो रहा है, तो इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या अकुशल श्रम होता है, कहलाता है। यानी इसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और कुशल हो गया जिसमें आपको प्रशिक्षण लेना होता हो, प्रशिक्षण लेने के बाद ही आप वो काम कर सकते हैं। तो ये एक होता है मल्टीनेशनल कंपनी की कि इसमें कुशल और अकुशल श्रम जो है वो देखती है, दोनों श्रम जो है वो कम लागत पर उपलब्ध हो जाए, यानी सस्ती मजदूरी दर पर वो अवेलेबल हो। अगला क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों का देखभाल करती है। अगला पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, कोई देश में आती है और वहाँ पर देखती है जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें क्या करती है वो अपने में मिला लेती है, ताकि उत्पादन का रूप जो है वो विस्तारित हो जाए। साथ में क्या है कि वो क्या करती है, उन छोटी कंपनियों को या जो स्थानीय कंपनियां होती हैं उनको खरीद लेती है।
जैसे कि अभी एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, जैसे कारगिल फूड्स जो है वो भारत की जो कारगिल फूड्स क्या है, ये अमेरिका की कंपनी है जिसने परक फूड्स को अपने आप में मिला लिया। आगे है कि विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर भी देती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से उत्पादकों को तैयार कर अपने नाम से बेचती है और अपने नाम को ब्रांड देती है। जैसे अभी मैंने उदाहरण स्वरूप बताया कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है। तो ये थे इस प्रश्न के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स का जो ये क्वेश्चन आंसर का राउंड है ये आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, आप बिल्कुल रटिए नहीं, समझते हुए इसको लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। ऑल द बेस्ट। मैं पुनः उपस्थित होंगी नए वीडियो को लेकर जिसमें हम लोग मॉडल सेट 3 टर्म 2 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करिए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।